हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट स्टडी एरिया। हमने पहले इकोसिस्टम कंप्लीट कर लिया है। आप जाके उसके लेक्चर्स देख सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल लेक्चर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है, कोई भी लाइन छोड़ी नहीं है, डीप एक्सप्लेनेशन दी है और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर दी है। आप उसको जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो ऑलरेडी है। ओके, तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ पूरा मॉड्यूल लेकर आइए, प्लीज़ पूरा मॉड्यूल लेके आइए। तो इस चीज़ को लेकर मैंने सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, और मैंने स्टार्ट बेसिक मैथ से किया है। लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए कि नहीं अर्जेंट में कंप्लीट करनी है या पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए, सो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस चैप्टर को जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो अभी तो खैर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, यू डोंट हैव टू वरी, ऑल यू हैव टू डू इज कि इसको सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। खैर, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो ये कुछ ऑप्शंस गिवन है, लेट्स सी। अब हमको पता है सबसे पहली बात कि जब कॉस थीटा की बारी आती है तो उसमें एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ देखने को मिलती है, वो साइन की तरह काम नहीं करता है, राइट। जो कॉस थीटा होती है और जो थीटा होता है, थीटा अगर बढ़ रही है तो कॉस थीटा फाइनली डिक्रीज करेगी। ये ट्रेंड इसमें चल रहा होता है, ठीक। अब इसका खैर एग्जांपल समझ लेते हैं। थीटा मतलब जो भी आपकी वैल्यू मिल रही है डिग्री की, ठीक है, जो भी एंगल आप ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज थीटा। तो जैसे मान लीजिए आप कॉस 0 की वैल्यू लीजिए तो 1 आती है, कॉस 90 की वैल्यू लीजिए तो वो आपकी 0 आती है। तो इसी रीज़न से जो है ये थीटा बढ़ने के साथ कॉस थीटा क्या होती है, डिक्रीज होती है। सिमिलरली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि थीटा डिक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 0 से 90 बोला है, थीटा इंक्रीज हो रही है, इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन -5 साइन थीटा प्लस डार्क कॉस थीटा इज। ये कुछ फंक्शन आपको गिवन है और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलिए। अब ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आपको लिखवा दिया जाता है ऑलरेडी आपके नोट्स में। खैर किसी को नहीं पता है तो वो वैल्यू जो है ग्रेटर वैल्यू के लिए सिर्फ है अंडर रूट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है उस ग्रेटर वैल्यू को निकालने के लिए। नाउ साइंस अभी कोफिशिएंट क्या होती है, जो भी साइन के मल्टीप्लिकेशन में चाहे कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो लिखा होता है तो वो कांस्टेंट वो साइन का वो साइन का कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और कॉस के साथ ऐसे कोई मल्टीपल में चाहे कोई वेरिएबल हो गया चाहे कांस्टेंट हो गया तो वो भी उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन का कोफिशिएंट है क्वेश्चन में वो दिया है -5, ठीक। और सिमिलरली कॉस का कोफिशिएंट दिया है +12। अब जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों के स्क्वायर, किसी को स्क्वायर नहीं है तो उनको याद कर लेना चाहिए। दिस कम्स 169 व्हिच इज अगेन 13, ठीक है। तो हमारा आंसर 13 आ गया है। नाउ कभी भी किसी वर्ड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 बार हम उस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 बार हम जब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों बदल जाते हैं पॉजिटिव में, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/√5 और जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू आप थीटा की मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेंट कैसे काम करता है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है 270 से 360, ठीक। ओके, तो अभी हमसे बोला है कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यू है 1/√5, ठीक। और हमको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस मींस कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1 और जो बेस है उसकी वैल्यू हो गई √5। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। इस तरह से हमने सभी साइड्स की नेमिंग कर दी, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज ए और बी में से आप किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अभी के लिए हमारे लिए ए जो है वो परपेंडिकुलर है और जो बी है वो है बेस, ठीक। तो हमको पता है कि जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्यों हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, क्या जरूरत है हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने की। तो क्योंकि कॉस में जो है, कॉस की जब भी वैल्यू निकालनी होती है तो वो होती है, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है इसलिए हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर में ए की वैल्यू कितनी गिवन है, यानी जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू है 1, ठीक। तो ये 1 का स्क्वायर, सिमिलरली √5 का स्क्वायर व्हिच अगेन कम्स 5, ठीक है। अंडर रूट में भी 2 बार अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, स्क्वायर रूट होता है तो कैंसिल होता है, क्यूब रूट 3 टाइम्स नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया कितना 5 + 1 = 6, ये कम्स अंडर रूट 6। तो ये अंडर रूट 6 क्या था, ये अंडर रूट 6 है हाइपोटेन्यूज और बेस हमको पता है, बेस की वैल्यू क्या थी, बेस की वैल्यू है √5, ठीक। सो ये कम्स जो आपका cos थीटा है वो है बेस यानी √5 अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √6, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। साइन का भी क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत है। क्वाड्रेंट कहाँ किस एंगल से किस एंगल में आता है ये भी याद करने की जरूरत है, ओके। सो ये कम्स ओके, सो क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन वेरी विद टाइम एज x = 4t2 y = 2t, लोकस ऑफ द पार्टिकल इज अप। अब इसमें ऑप्शन गिवन है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, ठीक है। सर्कल और एलिप्स के लिए भी आपको एक्स वाई में रिलेशन बताया जाता है, जिसमें सर्कल में क्या होता है कि रेडियस क्योंकि सब सेम होता है इसलिए जो उसके नीचे का पार्ट होता है वो सेम हो जाता है, एलिप्स में ये चीज नहीं देखने को मिलती है तो एलिप्स का शेप बन जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो क्वेश्चन में तो हमको गिवन है कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी गिवन है 4t2
और जो y की वैल्यू गिवन है वो है 2t। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि 4t स्क्वायर या 2t जो है वो आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है? यस, वो रिलेटेड है। किस तरीके से? वो रिलेटेड है कि x इक्वल्स टू कितना है, y स्क्वायर है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो जो ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स जो भी लिखा हुआ था ऑप्शंस में, ये xy के रिलेशन के बेसिस पे ही काम करते हैं। तो अगर हम देखें कि x इक्वल्स टू हमको y स्क्वायर कैसे समझ आ रहा है, क्योंकि 2t को जब 2t से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2t इंटू 2t, इसी का मतलब होता है स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 2 4 और t इंटू t स्क्वायर। सो हमको दिख रहा है कि x इक्वल्स टू y स्क्वायर आ रहा है। और जो पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला में जो आती है वो होता है x इक्वल्स टू y स्क्वायर या फिर y इक्वल टू x स्क्वायर। दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो है वो बनता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। सिमिलरली सर्कल के लिए जब बनता है तो वो आता है, मान लीजिए आपका जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है, ठीक है, तो अपॉन में ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम हो जाती हैं। ठीक है, और जो एलिप्स के केस में आता है, एलिप्स के केस में क्या होता है, ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ना, ये सेम नहीं रहती हैं, ये डिफरेंट होती हैं और उनका भी स्क्वायर रहता है। ठीक, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है स्लोप ऑफ ग्राफ एज शोन इन फिगर एट पॉइंट्स 1 2 एंड 3 इज m1 m2 and m3 रिस्पेक्टिवली। देन अब स्लोप किस तरीके से लिखा जाता है? इसमें ये जो सारे पॉइंट्स गिवन है ना, ये 1 2 3, ये तीनों पॉइंट पे बताना है कि स्लोप कैसा है। ठीक है, या इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है, या तीनों बराबर है, इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो समझते हैं। स्लोप का मतलब होता है कि क्या कौन सी लाइन कितनी तिरछी हो रखी है। ठीक है, तो स्लोप का हमेशा कैसे पता किया जाता है? मान लीजिए कोई ये बना हुआ है, ठीक, हम हमेशा किसी भी पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट को पता करना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट हमेशा क्या होती है कि लाइन से बहुत नजदीक होकर जाती है, जैसे ये टेंजेंट हो गया, ये इसको मान लीजिए सटा हुआ है। ठीक है, हाँ, सिमिलरली ये भी आपस में सटे हुए हैं। तो जब ये स्लोप हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये टेंजेंट डालते हैं, तो हमेशा जो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल लिया जाता है, सी। ठीक है, इस तरीके से एंगल लेंगे, थोड़ा और क्लियर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, ओके, अब मुझे इसके किसी भी एक पॉइंट पे करनी है, तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ये चूज कर लिया। ठीक, अब इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक, तो टेंजेंट क्या होती है कि एक पॉइंट से टच करते हुए स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो इसको कट की एक्स एक्सिस को कट किया। ठीक, तो एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, और यही जो है हमको बताता है कि स्लोप कैसा है। ठीक, अब ये जो वैल्यू आती है, ये आती है tan थीटा। उसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे ये जो अभी यहाँ पे हमने बनाया था, इसका ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं, एक डॉटेड लाइन मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया। ठीक, हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो एंगल है वो इस वैल्यू से और इस वैल्यू को अपॉन करके आएगी। तो अगर हम इस एंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये हो गया आपका y और ये हो गया x। ठीक है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है? देखो ना, इस एंगल का बेस यही दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, तो जब जो एंगल हम कंसीडर कर रहे होते हैं वो जिस लाइन को, मतलब जिस लाइन के पास होती है, ऐसे याद करने का तरीका है कि हाँ, अगर इस लाइन के पास है तो ये बेस हो जाएगा, लेकिन और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल के सामने वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक, या ऐसे याद करने की एंगल के जो लाइन एक्चुअली में वो एंगल बना रही होगी, वो लाइन बेस हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो समझते हैं। अब ये हो गया कि किस तरीके से हमको समझ आ गया। तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वही होता है tan थीटा। ओके, तो tan थीटा हमको पता है कि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ करा था। ट्रायंगल कैसी थी? ऐसे। ठीक है, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था। इस ट्रायंगल में क्या हुआ था कि इसको हमने परपेंडिकुलर लिया था और इसको बेस लिया था। ये था एंगल और ये थी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एंगल फाइनली मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्लोप हमको गिवन है क्वेश्चन में, इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, अलग अलग पॉइंट्स पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, अब इन तीनों पे हमको पूछ रहा है कि कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस पे स्लोप ड्रॉ करें सी, तो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। अगर हम इस पे स्लोप ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। लाइन थोड़ी आड़ी तिरछी हो रही है, थोड़ा संभाल लेना। और ये कुछ इस तरीके से। ठीक, ये 3 तरीके से आ रहे हैं। ओके, तो अगर हम देखें ये एंगल और ये एंगल, क्या तीनों अलग अलग एंगल हैं? हैं, तीनों अलग अलग एंगल हैं। देखो, ये जो एंगल है, जो नंबर वन पे जो एंगल बन रही थी, वो एंगल क्या हो रही है? छोटी है। नंबर 2 पे जो बन रही है वो एंगल और बड़ी है। नंबर 3 पे जो बन रही है वो एंगल सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि थीटा 1 से बड़ा है, थीटा 2 से बड़ा है, थीटा 3, राइट। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, अब हमको tan थीटा 1, tan थीटा 2 और tan थीटा 3 में रिलेशन देखना है। ठीक, अब ये बताइए, जो tan की वैल्यू होती है, जो tan थीटा होता है, उसका थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है, समझते हैं। tan थीटा जो होता है वो होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है साइन बाय कॉस। ठीक है, तो साइन का अगर हम मान लीजिए 0 वाली वैल्यू देखते हैं। ठीक है, साइन का 0 क्या होता है? 0, और कॉस का 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो 0/1 भाई
कुछ नहीं है, उसको भी 1 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो रहेगा 0 ही, फाइन। तो जो tan की 0 वाली वैल्यू होती है, tan 0, वो तो हो गई 0, सही है। अब समझते हैं कि tan 90 का क्या हाल होता है। तो tan 90 अगर हम देखें तो वो होगा cos 90 और sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 में क्या आता है, sin 90 में आएगा 1 और cos 90 में क्या आएगा 0। तो इट इज 1 अपॉन 0। अब 1 को तुम 0 से जो है वो डिवाइड करो, सो इट इज इन्फिनिट। तो यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि tan की जब थीटा बढ़ी, राइट, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो tan की थीटा बढ़ने के साथ ही tan थीटा भी बढ़ रहा है ना, इन्फिनिट वैल्यू पे चली गई वैल्यू जो है। सो इसलिए हम कहेंगे कि tan थीटा 1 से ज्यादा है थीटा 2 और थीटा 2 से ज्यादा है थीटा 3। तो जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है, ठीक है, 1 वाले का स्लोप सबसे कम है, फिर 2 और फिर 3। तो ये ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की वैल्यू आपको गिवन है। पूछ रहा है कि कौन सी कोऑर्डिनेट जो है वो फास्टर रेट पे चेंज होगा, ठीक, यानी सबसे तेज कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा। यानी जो x और y दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब या तो x की वैल्यू सबसे तेज चेंज होगी या तो y की वैल्यू सबसे तेज चेंज होगी। तो इसको समझते हैं। x और y आपस में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है और वो रिलेशन हमको दिया हुआ है, तो हम उस रिलेशन को पहले देख लेते हैं। रिलेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। कितना गंदा लिखती हूँ मैं। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, राइट, ये गिवन है। अब देखिए, लेट्स से कि हमने y की कुछ वैल्यू ले ली, ठीक है, लेट इट बी y की वैल्यू 6, ठीक है, मान लेते हैं y की वैल्यू 6 है। सो अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 विच इज 1 इज इक्वल्स टू 3x विच इज 1/3 इज इक्वल्स टू x। हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू इतनी बड़ी रखने पर x की इतनी छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम x की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं या y की वैल्यू चेंज कर देते हैं। y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, चलिए उसको कर देते हैं, नहीं चलो 7 ले लेते हैं, चलो ठीक है 7 ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू ले लिया हमने 7, ठीक। अब 7 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3x प्लस 5 विच इज 2/3। सॉल्व तो करने आता ही है सबको। सो इट इज 2/3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 1/3 हुआ, 2/3 हुआ, बहुत छोटा चेंज है कि नहीं। लेकिन y में देखो तो हमने ड्रास्टिक चेंज किया है, सीधे 1 का इसमें चेंज आया है। इसको ऐसे हम समझते हैं, जिनको इस तरीके से नहीं समझ में आया, एक और मेथड है। और क्या दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड में ये कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ना 3x प्लस 5, हम देख रहे हैं कि हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसमें हमेशा 3 मल्टीप्लाई होगा और 5 ऐड होगा, तब जाके हमको y की वैल्यू मिलेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x की बहुत छोटी वैल्यू भी ले लें, अगर हम x की बहुत छोटी वैल्यू भी ले लें कि x इज इक्वल्स टू जो है वो 1 है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमको मिलेगा 1 इंटू 3 प्लस 5 यानी 8। इससे हमको क्या समझ आया है कि हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे y उससे बहुत ही ज़्यादा आएगा, ठीक। और हर बार यही होगा कि x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे और x से बहुत ज़्यादा वैल्यू y की आएगी। तो अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू 1 से बढ़ा के, ठीक है, 1 से बढ़ा के अब हमने x की वैल्यू 2 कर दी, तो हमने तो ये चेंज किया, x में तो 1 का चेंज आया, लेकिन y में कितना चेंज आया, y का चेंज आएगा 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 to the 6 प्लस 5 विच इज 11। तो हम देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू पहले 8 आई थी और अब आ रही है 11 विच इज अ मेजर चेंज, यानी 3 नंबर ज्यादा है। तो चेंज कितना, मतलब 3 नंबर ज्यादा है पिछले से,
y का 3 नंबर ज्यादा है पिछले से, इसमें जो चेंज आ रही है वो 3 का चेंज आ रहा है, जबकि हमने x में कितना चेंज किया था 1 का। तो अब समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट सबसे फास्ट चेंज होगा। चेंज दोनों हो रहे हैं चेंज दोनों ही हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। लेकिन हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि y को हमने सिर्फ 1 से चेंज किया। ठीक है, देखो y का जो चेंज है वो 1 से है। सी पहले हमने y की वैल्यू 6 ली थी, फिर 7 1 का चेंज किया, और x में देखो कितना माइनर चेंज आया, राइट। तो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देख लेगा कि हमने x में 1 का चेंज किया लेकिन y में 3 का चेंज आया। तो बात समझ में आई, डिफरेंस यानी दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करके देखें तो कितना का अंतर आ रहा है, यही है। तो समझ में आ गया कौन कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी में इरेज भी करते रहेंगे ठीक है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप शोन ग्राफ। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ आपको दिखाई गई है इसके मैग्नीट्यूड के हमको बताने, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की कुछ वैल्यू है या 0 है, वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं आया है, रिमेम्बर दिस। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कैसा टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, कलर चेंज, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक। अब ये 3 टेंजेंट हैं, जो ब्लू वाला टेंजेंट है, ठीक, वो क्या है, वो तो हमको दिख रहा है, ये वाला तो हमको दिख रहा है कि x के पैरेलल है। ठीक है, तो जब 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है 0, राइट, उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है 0, तो tan 0 इज 0। तो यहाँ पे कोई भी स्लोप नहीं है, तो यहाँ पे स्लोप कितना हुआ 0। ठीक, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, रेड वाले की देखते हैं। तो इसमें जो स्लोप बन रही है उसका एंगल हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक, और इसका भी एंगल हम यहीं से चेक करेंगे। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अगर हम देखें तो ये रेड वाले पे भी कुछ एंगल बन रहा है और ग्रीन वाले पे भी कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन ब्लू वाले पे एंगल सीधे 0 है, स्लोप ही 0 हो जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि पहले कुछ वैल्यू थी, फिर 0 हुई, फिर कुछ वैल्यू आई। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ इतना बात हो रहा है, कुछ स्लोप था, 0 हो गया, फिर कुछ स्लोप आया, यानी पहले तो स्लोप घटी और फिर बढ़ गई। यही था इस क्वेश्चन में, ठीक।